गुड इवनिंग सारे अनु भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। अच्छा, सारे के सारे प्रोफेशनल के बच्चे, प्रोफेशनल के बच्चे नहीं, प्रोफेशनल की फैमिली के बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, लास्ट स्टूडेंट दरबार के अंदर मैंने कहा था आप मुझे टॉपिक लिख के बताओगे कि इनकम टैक्स में किस टॉपिक में दिक्कत आती है, जीएसटी में किस टॉपिक में दिक्कत आती है और कस्टम में किस टॉपिक में दिक्कत आता है, कि उसके बेस पे हम अपनी रिवीजन क्लास प्लान करेंगे। और रिवीजन क्लास हमें पहले करनी चाहिए फिर हम क्वेश्चन करें, या पहले क्वेश्चन करें फिर रिवीजन क्लास करें? ये सारी बातें मैंने आपसे पूछी थी और काफी सारे बच्चों ने यही मुझे कहा कि सर पहले ना क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम में दिक्कत आती है और फिर आप हमें आराम से रिवीजन करा देना। जो आपने कहा था ना कि जून में रिवीजन करा दूंगा, तो आप जून में हमें रिवीजन करा देना। और काफी सारे बच्चों ने ये भी फिर मुझे कहा कि सर पहले रिवीजन करा दो फिर आप बाद में क्वेश्चन करवा देना। तो ऐसा करते हैं, अभी थोड़े दिन, मतलब ये लगा लो कि जो हमारा जीएसटी का प्रैक्टिस मैनुअल चल रहा है ना, उसको थोड़े दिन हम कंटिन्यू करते हैं, हम जीएसटी के क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। बट मैं आज के सेशन में आपको बताने जा रहा हूं जी, जो जो चैप्टर मैंने लिखे हैं ना, अब जो जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, मतलब जिसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा रिवीजन करवाने की, इनकम टैक्स के, जीएसटी के और कस्टम के कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको मैं यूट्यूब के ऊपर रिवीजन कराऊंगा, एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूं जी। अब वो रिवीजन क्लास स्टार्ट कब से होंगी उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी मैं कर दूंगा जी। तब तक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलती रहे, क्वेश्चन हम करते रहें। फिर जब अनाउंसमेंट कर दूंगा उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? अच्छा, इधर देखो ध्यान से जी। एक तो इनकम टैक्स में चैप्टर आपका होगा ट्रांसफर प्राइसिंग, इसकी भी हम रिवीजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक चैप्टर होगा गार का जी, एक चैप्टर होगा मैट और एएमटी का, और एक चैप्टर होगा टैक्सेशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म की टैक्सेशन जो है। ये चार चैप्टर ऐसे हैं, इनको चार चैप्टर मत समझना, इनकम टैक्स के 20 नंबर समझ के चलना जी। इट मीन अगर आपके न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में अगर 30 नंबर का इनकम टैक्स है ना, तो आप ये मान लो 20 नंबर के चार चैप्टर हैं। तो इन चारों चैप्टर को मैं पूरी कोशिश करूंगा विद क्वेश्चन आंसर इसकी मैं रिवीजन करवा दूं जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा विद क्वेश्चन आंसर मैं इसकी रिवीजन करा दूं। तो इनकम टैक्स में चार चैप्टर तो हो गए ये वाले। अब अगर मैं बात करूंगा जीएसटी की जी, अगर बात करूंगा जीएसटी की, एक तो टॉपिक आपका आईटीसी का हो गया, एक टॉपिक आपका हो गया रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, एक हो गया हमारा कॉम्पोजिट स्कीम का, एक हो गया वैल्यूएशन का, एक हो गया हमारा रिफंड का। ठीक है जी? आपके टोटल मिला के 5 चैप्टर हमारे जीएसटी के हैं, और ये पांचों चैप्टर दोबारा बोल दूं, ये 5 चैप्टर नहीं है सर, आपके एग्जाम में 25 नंबर है। इट मीन चाहे वो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हों चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हों, इन पांचों में से हर चैप्टर में से कंफर्म में क्वेश्चन बनेगा, ये बात ध्यान देना। तो इसकी हम रिवीजन भी करेंगे, इसके हम क्वेश्चन दोबारा से भी प्रैक्टिस करेंगे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे दोबारा से प्रैक्टिस करवा दूंगा। 5 चैप्टर हमारे ये होंगे। और अगर कस्टम की बात करूंगा ना, तो कस्टम में मेन 3 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, एक तो वैल्यूएशन का, एक बैगेज का और एक ड्यूटी ड्रॉबैक का। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनता है, और जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे होंगे उनके एग्जाम में 10 नंबर में कस्टम है, और 10 नंबर में से ना 90% चांस है इन दोनों में से ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? तो एक बार ये नोट डाउन कर लेना जी, एक बार नोट डाउन कर लेना। ये चैप्टर हम रिवीजन करेंगे, विद क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। रिवीजन के अनाउंसमेंट बहुत जल्दी मैं कर दूंगा कि हम कब से रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? बट पहले अभी हम करेंगे क्वेश्चन, पहले अभी हम करेंगे क्वेश्चन। जो हमारे प्रैक्टिस मैनुअल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं उसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जब ये लगा लो 25 मई के आसपास या 20 मई के आसपास मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि हमें रिवीजन क्लास कब से करनी है। ठीक है? क्योंकि हमारे पास जून का पूरा महीना है जी, हमारे पास जून का पूरा महीना है, तो टेंशन मत लो सर, रिवीजन भी करवा दूंगा, क्वेश्चन भी करवा दूंगा। आपकी एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है? बट एक बार दोबारा बोल दूं नहीं, ये कई नालायक बच्चे हैं कह रहे चलो भाई सर रिवीजन करा देंगे हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा भूल के मत करना जी। अपनी रिवीजन जो आपकी चल रही है, जो रिवीजन शेड्यूल है, वो आप पहले कंप्लीट करके चलो, ये आपकी एडिशनल रिवीजन होगी। मतलब कोई भी सिंगल बच्चा ना इस तरह से नहीं बैठेगा कि विवेक सर रिवीजन करा देंगे तो हम नहीं करेंगे ना। आपने अपनी रिवीजन पूरी करके चलनी है, ये एडिशनल रिवीजन होगी ताकि इस बार हमारे एग्जाम कंफर्म निकल जाए, बस ये बात ध्यान देना। और अच्छे नंबर आने चाहिए सर, अच्छे नंबर आने चाहिए। और मैं चाहता हूं आप में से कई बच्चे हों जो मेरा टारगेट 80 प्लस वाला है ना, आप मेरा टारगेट कंप्लीट करो। मेहनत मैं पूरी कर दूंगा, टारगेट आपने पूरा करना चाहिए। ठीक है? चलो जी, तो एक बार ये नोट डाउन कर लेना, इसकी हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूंगा। सारे प्रोफेशनल के बच्चों को बोल देना कि सर रिवीजन कराएंगे इनकम टैक्स में ये वाले टॉपिक, जीएसटी में ये और कस्टम में ये। बाकी अगर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक को छोड़ के इस टॉपिक की रिवीजन करा दो, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूंगा। अगर ज्यादा बच्चे उसके अंदर होंगे तो फिर एक टॉपिक विड्रॉ करके दूसरा टॉपिक मैं यहाँ पे डाल दूंगा।
जैसे आप मुझे बोलोगे। ठीक है, चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अब आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर जो है, वैसे आज हम सेशन नंबर 29, मेरे ख्याल से सेशन नंबर 29 नहीं, सेशन नंबर 30 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 4 के आज हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने थे। चैप्टर नंबर 1 हमारा बेसिक था, चैप्टर नंबर 2 हमारा सप्लाई का, चैप्टर नंबर 3 हमारा आईटीसी का। वो तीनों चैप्टर के क्वेश्चन हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करूं कॉन्फिडेंस भी आपको आ गया होगा। अब आज जो हमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है ना, दैट इज प्रोसीजरल कंप्लाइंस अंडर जीएसटी। इसमें कई सारे चैप्टर हमें कवर करने हैं। याद करो, एक तो हमने क्लास में चैप्टर किया था रजिस्ट्रेशन का, एक टैक्स इनवॉइस का, डेबिट एंड क्रेडिट नोट हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया, ई वे बिल हो गया जी, रिटर्न वाला हो गया, पेमेंट वाला हो गया, रिफंड वाला हो गया। ये सारे चैप्टर जो हैं ये हमें इसके अंदर कंप्लीट करने हैं। आओ जी, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उसके आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए तो एग्जाम में हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 क्या जी? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन रिटर्न कंपैरिजन। क्या कहना चाह रहा है जी? वो ये बात कहना चाह रहा है कि आप एक शॉर्ट नोट लिखो, आप एक शॉर्ट नोट लिखो कि हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे किसके बेस पे? बेस्ड ऑन रिटर्न कंपैरिजन। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, ये बात मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी कि जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो, अगर रिटर्न के अंदर मिसमैचिंग होती है, अगर रिटर्न के अंदर बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं उस केस में आप टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे हो। याद करो, मैंने कहा था कि अगर हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 1 में क्या होती है जी? आउटवर्ड सप्लाई होती है। अब जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होंगी वो जीएसटीआर 2A जो होता है उसमें शो हो जाती है इनवर्ड सप्लाई के रूप में। फिर हम आईटीसी क्लेम करते हैं, फिर जो भी आपका नेट होगा वो जीएसटीआर 3B में हम पेमेंट करते हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है, आपने जो रिटर्न फाइल की है वो रिटर्न सही फाइल नहीं की, मतलब उसमें काफी सारी मिसमैचिंग है, काफी सारे डिफरेंसेस हैं, आप टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट के पास पूरी पूरी पावर है कि वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड भी कर सकता है। एक बार चेक करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जीएसटी ऑफिसर विल इमीडिएटली सस्पेंड, मतलब वेट नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि हाँ जी ऐसा करो जी, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप कोई बात नहीं इवेजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इवेजन करते रहो, मैं 1 साल के बाद कैंसिल कर दूंगा। गवर्नमेंट कह रही है भैया इमीडिएटली, इमीडिएटली मींस जैसे ही पता लगेगा तुरंत वो सस्पेंड कर देगा, बस ये बात ध्यान देना। वो बात करने जा रहे हैं कि जीएसटी ऑफिसर विल इमीडिएटली सस्पेंड रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर हुज, किसका कैंसिल करेगा? हुज सेल रिटर्न और जीएसटीआर 1 फॉर्म शो, क्या शो कर रही है? सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, significant differences from the return filed by the supplier from show significant differences or anomalies from the return filed by the supplier, a move aimed at curbing tax evasion and safeguarding revenue। मतलब गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? ताकि टैक्स इवेजन को खत्म किया जाए और रेवेन्यू को सेफगार्ड दिया जाए। रेवेन्यू मींस क्या होता है? डिपार्टमेंट। रेवेन्यू मींस क्या होगा? जीएसटी का डिपार्टमेंट। उसके बाद देखो द सीबीडीटी मतलब सॉरी सीबीआईसी हैज इशू ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपी फॉर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ सच डिस्क्रिपेंसी एंड एनोमलाइज विच इंडिकेट वायलेशन ऑफ द जीएसटी एक्ट। मतलब पूरी एसओपी इशू कर दी है, और ये एसओपी ना इन्होंने अभी लेटेस्ट में इशू की है 11 फरवरी 2021 को। ठीक है, ये जून 21 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जून 21 के एग्जाम के लिए दिसंबर तक के अमेंडमेंट्स आती हैं। बच्चा कह रहा है सर हमारे एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए ना, हमारे एग्जाम तो अब जुलाई में होंगे। अब एग्जाम अगर आपके जुलाई में भी होंगे या अगस्त में भी होंगे तो भी अमेंडमेंट वही आएंगे जो जून तक की आती है। ठीक है, इन्होंने अब एसओपी इशू कर दी है। ये सारी की सारी एक रूल नंबर 21A है आपका, उसके अंदर इन्होंने एसओपी डिस्कस कर दिया कि भैया किसके थ्रू मतलब किस प्रोसीजर से हम सस्पेंड करेंगे, वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बताई है। जो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको वैसे रीड करनी है प्रैक्टिकली रीड कर सकते हो, बट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एग्जाम के लिए अगर बाय चांस क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो रिटर्न में कोई भी मिसमैचिंग है, रिटर्न में डिफरेंस है, रिटर्न में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, रिटर्न के अंदर हमने कोई झूठ बोले हैं, टैक्स इवेजन करने की कोशिश की है, तो गवर्नमेंट के पास पूरी पूरी पावर है कि वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में 3 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन बना दे कि बताओ 3 नंबर के अंदर इसके ऊपर एक मतलब इसके अंदर एक कमेंट पास करो या एक शॉर्ट नोट्स लिखो।
ठीक है जी। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है जी, और बिल्कुल लेटेस्ट लॉ के बेस पे है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, समझने वाला पार्ट है। ठीक है जी। उसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना सर, इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं जितना इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा उतना इंपॉर्टेंट कम है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार के एग्जाम में अगर पेपर बन चुके हैं तो ये क्वेश्चन जरूर बन चुका होगा, अगर नहीं बने हैं तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इवन ये वाला क्वेश्चन और इससे अगले वाला क्वेश्चन आप अपना पेपर चेक कर लेना, इन दोनों में से क्वेश्चन पक्का बनेगा जी। एक तो 3-4 बच्चे बातें कर रहे हैं सर, अगर बातें करनी है तो स्टूडेंट दरबार में ना ही बैठो तो अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, घर वालों को लग रहा है आप पढ़ रहे हो, उनको ये नहीं पता कि आप बातें कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनकी उम्मीदें भी तोड़ रहे हो, और मेरे को भी बुरा लग रहा है। सोच के बोला मैं भी तो अपना 1 घंटा निकाल के आता हूँ ना, 50 मिनट निकाल के आता हूँ ना, अगर आप भी 50 मिनट निकाल, अगर 50 मिनट आप मेरा साथ दे दोगे तो इसमें क्या दिक्कत है। बीच में बातचीत मत करो जी। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3 जो इससे अगला क्वेश्चन होगा ना, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक बार चेक करना क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है जेब्रा, वो क्या कहना चाह रहा है, जेब्रा ए रजिस्टर्ड सप्लायर रन ए जनरल स्टोर इन लुधियाना पंजाब, सम ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम आर एग्जम्प्ट, उसमें कुछ गुड्स एग्जम्प्ट हैं, वेयर सम आर टैक्सेबल, कुछ टैक्सेबल हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम ऑन द फॉलोइंग इशू। एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप उसे एडवाइस करो फॉलोइंग इशू के ऊपर। मतलब एक दुकान है जी लुधियाना के अंदर पंजाब में, उसका काम क्या है, जनरल स्टोर का है, वो कुछ एग्जम्प्टेड सप्लाई करता है, कुछ टैक्सेबल सप्लाई करता है, आपको उसे एडवाइस करनी है किस चीज को लेके, जो नीचे इश्यूज दिए हुए हैं। अब सबसे पहला इशू ये है, whether Zebra is required to issue a tax invoice in all cases even if he is selling the goods to the end consumer। अब Zebra जो है ना, Zebra जो है वो आपसे पूछ रहा है, आप सीएस हो, कुछ ही घंटे के बाद आप सीएस बनने वाले हो, तो Zebra ने आपसे पूछा कि सर क्या मुझे हर केस में इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे मैं सामान अगर एंड कंज्यूमर को भी बेच रहा हूं तो क्या तो भी मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मेरी पूरी क्लास इंटेलिजेंट है ना, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर आप सप्लाई करते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को और वो आपसे इनवॉइस डिमांड नहीं करता, और अगर वैल्यू 200 रुपए से कम की है ना, उस केस में इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, एक बात बताओ, अगर कोई सामने वाला पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है फिर वो तो इनवॉइस लेगा ही लेगा, क्योंकि उसे आईटीसी क्लेम करना है। बट अगर मान लो ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है और ये इनवॉइस की डिमांड नहीं करता, और वैल्यू इस सामान की 200 रुपए से कम है, तो क्या उस केस में इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? आंसर इज नो, नहीं है। तो ज़ेब्रा आपसे यही पूछ रहा है कि सर जो मेरे एंड कंज्यूमर हैं तो क्या मुझे उनमें भी हर केस में इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। तो अब ज़ेब्रा को क्या कंसल्ट करोगे, जल्दी बोलो, ज़ेब्रा भाग जाएगा किसी और के पास। ज़ेब्रा को क्या कंसल्ट करोगे कि ज़ेब्रा अगर वो एंड कंज्यूमर हैं, वो अनरजिस्टर्ड हैं, वो इनवॉइस की डिमांड नहीं करते, 200 रुपए से कम की वैल्यू अगर है, इनवॉइस इशू करना तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, बट अगर वैल्यू 200 या उससे ऊपर की होगी उस केस में इशू करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो लिख दिया ना, नो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस इन ऑल द केसेस एज पर 31(1) सीजीएसटी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस। फिर लिखा 31(3) में वो कहना है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स इज रिक्वायर्ड टू इशू बिल ऑफ सप्लाई, मतलब एग्जम्प्टेड वाले केस में बिल ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वाले केस में टैक्स इनवॉइस। फिर फर्दर रूल 46A प्रोवाइड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई, अगर वो टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड दोनों सप्लाई एक साथ कर रहा है, तो मैंने कहा था उस केस में दो चीजें इशू नहीं करनी, उस केस में दो चीजें इशू नहीं करनी। मतलब ऐसा नहीं है इनवॉइस अलग करोगे बिल ऑफ सप्लाई अलग करोगे, उस केस में होती है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। एक होती है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, वही इशू कर दोगे किस केस में, अगर टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों एक साथ सप्लाई कर रहे हो। तो देखो जी, उस केस में इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई फॉर ऑल द सप्लाई। अब ध्यान से पढ़ना, हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु, however as per section 31(3)(b CGST read with rule number 46 of CGST a registered person may not issue a tax invoice if, एक तो वैल्यू ऑफ गुड्स लेस देन 200, और रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट आपसे इनवॉइस की डिमांड नहीं करता,
तो इंस्टेड ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन शेल इशू ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑल द सप्लाई। मतलब वो अलग अलग इनवॉइस इशू ना करे, वो एक ही डे के एंड पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दे उस सप्लाई का, तो काम हो जाएगा जी। बच्चा कहता है भाई साहब सर एक बार दोबारा बोलना, ये तो हमें ना ऐसा लग रहा है ये तो पॉइंट हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा इधर आओ, कान पकड़ाओ अपना। ऐसा वो कान घुमाने से कहते हैं ना वो माइंड तेज हो जाता है। कान पकड़ाओ अपना, इधर आओ, कान पकड़ाओ नालायक। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़ा नहीं? याद करो इनवॉइस वाला चैप्टर, रूल नंबर 46। रूल नंबर 46 अंदर मैंने साफ साफ को क्लास में कहा था कि अगर वैल्यू 200 रुपए से कम है और अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड है और वो इनवॉइस की डिमांड नहीं करता, उस केस में इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल है, करना है करो, नहीं करना मत करो। ठीक है। और उस केस में फिर जो भी डे का एंड होगा, मतलब जितनी भी सप्लाई 200 रुपए से कम की होंगी, उसमें कंसोलिडेटेड आप इनवॉइस इशू कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तो भैया जैबरा को फटाफट से कंसल्ट कर दो, जैबरा कि भैया अगर ये चीजें हैं तो उस केस में इनवॉइस इशू मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीजें नहीं है फिर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। जैबरा कह रहा है सर मेरा अगला क्वेश्चन भी है, और इस जैबरा का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़ेब्रा का अगला क्वेश्चन है, ज़ेब्रा सेल सम एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स वैल्यू 5000 टू ए स्कूल स्टूडेंट, इज ही मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू 2 सेपरेट जीएसटी डॉक्यूमेंट। ज़ेब्रा कह रहा है मैंने 5000 रुपए का कोई सामान बेचा एक स्कूल स्टूडेंट को और वो एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल, उस दोनों की वैल्यू 5000 है, तो क्या ये मैंडेटरी है मेरे लिए कि मुझे 2 डॉक्यूमेंट इशू करने पड़ेंगे? मतलब टैक्सेबल के लिए इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और एग्जम्प्टेड के लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। ज़ेब्रा को कंसल्ट करो कि ज़ेब्रा ऐसा नहीं है। अगर तुमने एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल दोनों एक साथ सप्लाई की है और वैल्यू 5000 की है, तो तुम 2 सेपरेट की बजाय इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़ेब्रा को कंसल्ट करो, जल्दी करो, कंसल्ट करो। देखो क्या लिखा है, एज पर रूल नंबर 46A वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस और बोथ टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन, ए सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मे बी इशूड फॉर द सच सप्लाई, thus there is no need to issue tax invoice and bill of supply separately to the school student in respect of supply of taxable and exempted goods respectively। मतलब अलग अलग इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़ेब्रा टेंशन मत ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। लो जी ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखो जी ज़ेब्रा का अगला क्वेश्चन भी है। ज़ेब्रा कह रहा है मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरा अगला क्वेश्चन भी है। मैं कहा ज़ेब्रा बताओ, ज़ेब्रा विश टू नो वेदर इट इज नेसेसरी टू शो ए टैक्स अमाउंट सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस इशू टू कस्टमर, एडवाइस अकॉर्डिंगली। ये तो भैया इसको अलग से दिखाना पड़ेगा। याद करो सर क्लास के अंदर जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मैंने कहा था प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी इनवॉइस इशू होते हैं आप चेक कर लो, हर इनवॉइस में जहां भी जीएसटी लगा होता है इनवॉइस का अमाउंट सेपरेटली शो होता है। ठीक है, जहां भी इन जीएसटी लगा होगा इनवॉइस में जीएसटी का अमाउंट क्या होगा, सेपरेटली शो होगा। तो एडवाइस करो ज़ेब्रा को जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर सेक्शन नंबर 33 where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all document relating to assessment tax, invoice and like other document the amount of tax which shall form a part of the price at which supply is made. Hence Zebra has to show the tax amount separately in the tax invoice to issue customer। ये हमने एडवाइस कर दिया कि यस ज़ेब्रा आपको अलग से शो करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। लोरी ज़ेब्रा के 3 क्वेश्चन और हमारे 3 आंसर। अब ज़ेब्रा संतुष्ट होकर अपने घर जा रहा है। अब ज़ेब्रा कह रहा है बाय बाय, आपने मेरे को 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ जी। लोरी ज़ेब्रा के 3 क्वेश्चन के आंसर हो गए और हमारे एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर ज़ेब्रा वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, ज़ेब्रा के बजाय किसी और नाम से बन गया, किसी और नाम से बन गया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर दे सकते हो पक्का पक्का। लो जी अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, ये हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन भी किसका है, जीएसटी एग्जम्पशन वाले चैप्टर का है। अब अगर जीएसटी एग्जम्पशन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत आपके माइंड में आ रहा है और अगर हेल्थ केयर सर्विस आपके माइंड में आ रही है फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और अगर हेल्थ केयर सर्विस माइंड में नहीं आ रही फिर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है वो सबसे मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार चेक करना क्वेश्चन है क्या। वो कह रहे हैं जे नर्सिंग होम, एक नर्सिंग होम है जे, हैज रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट इन द मंथ ऑफ फेब 2020 in lieu of various service rendered by it in the month in the same month।
यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इट्स जीएसटी लाइबिलिटी फॉर फेब 2020 फ्रॉम द डिटेल फर्निश बिलो। आपको जीएसटी लाइबिलिटी बतानी है जी, भाई कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, कितनी वैल्यू पे नहीं लगेगा, कौन सी सर्विस एग्जम्प्ट है, कौन सी एग्जम्प्ट नहीं है, उसके बेस पे आप आंसर दे दो। सबसे पहला कह रहे हैं, देखो सबसे पहला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अच्छा पहले एक बात बताओ, इसको छोड़ो एक बार, पहले एक बात बताओ, हेल्थ केयर सर्विस जो है, हेल्थ केयर सर्विस जो है वो किस एंट्री में आती है? कोई क्लास में सिंगल बच्चा भी अगर इंटेलिजेंट बैठा हो, जिसे थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन का चैप्टर याद आ रहा हो, हेल्थ केयर सर्विस हमारी किस एंट्री में आती है? अगर आपको नालायक को ध्यान आ रहा हो, हेल्थ केयर सर्विस हमारी एंट्री नंबर 74 जो है उसमें हमारी हेल्थ केयर सर्विस कवर होती है। एक बार चेक करो, देखो जी, हेल्थ केयर सर्विस बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब हेल्थ केयर सर्विस में कौन कौन सर्विस कवर होती है? एक तो देखो जी, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस इंजरी, ध्यान रखना, इलनेस इंजरी और डिफॉर्मिटी एबनॉर्मलिटी और प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। उसके बाद इंक्लूड सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, याद करो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज मतलब मरने के बाद की ट्रांसपोर्टेशन, वो तो नेगेटिव लिस्ट में कवर थी, उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। और अगर कोई पेशेंट है उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंट्री 74 में एग्जम्प्ट है, तो भैया पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन यहां पे एग्जम्प्ट है। उसके बाद इंक्लूड सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी ये एग्जम्प्ट नहीं है। बट हां, अगर कोई जन्म से ही कोई बीमारी है, अगर कोई आपको जन्म से ही प्रॉब्लम है और जन्म से ऐसी प्रॉब्लम है, शरीर में कोई डिफेक्ट है और उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट करे वो एग्जम्प्ट कर देंगे। बट अगर तुम ओके हो, सर एक बात मैंने सोच के बोलना, आज जितने भी मूवीज के अंदर एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, आपने सुना होगा इन्होंने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सर अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो आप सबको पता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता होगा एक्टर्स एक्ट्रेस ऐसी हैं जो कई बार, अब गवर्नमेंट करी ये प्लास्टिक सर्जरी जो है ना ये एग्जम्प्ट नहीं है। बट एक बच्चा है उसकी जन्म से ही प्रॉब्लम है, वो प्लास्टिक सर्जरी करवानी जरूरी है, मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी जरूरी है, हेयर ट्रांसप्लांट जरूरी है, उसके बिना वो सही हो ही नहीं सकता, तो वो अपनी इच्छा से नहीं करवा रहा सर, उसको बचपन से ही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट करिए उस केस में एग्जम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, एक्सेप्ट लिख दिया ना, एक्सेप्ट मतलब अगर आप इस केस में कराओगे तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, अगर नॉर्मल केस में करवा रहे हो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब बच्चा कहता है सर अब जो आपने रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन बताया था तो उसमें कौन कौन सी रिकॉग्नाइज सिस्टम आते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें एग्जम्प्ट होंगी? देखो जी यहाँ पे क्या एग्जम्प्ट होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलोपैथी हो गया, योगा हो गया, उसके बाद नेचुरोपैथी हो गया, आयुर्वेदिक होगा, होम्योपैथिक हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, और एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम निकल के आ गया, मतलब ये चीजें जो हैं ये रिकॉग्नाइज सिस्टम है, ये सारी के सारी एग्जामिनेशन में कवर हो जाएंगी। तो पहले उस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक बार 74 के दर्शन करने जरूरी है, क्योंकि इसके दर्शन के बिना वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हो सर? पहले क्वेश्चन करवाना चाहिए था ताकि ये पता लगता कि दिमाग में कितना है। सर अगर पहले क्वेश्चन करवा देता ना, मुझे पता है 30% बच्चा ही सही देता, 70 गलत देता। मैं कह रहा हूं ये समझने के बाद भी अगर 70% सही दे देगा ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आओ जी अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो जी, सबसे पहला है जी, देखो जी, वो कह रहे हैं पलीलेटिव है नी, पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट एट पेशेंट होम। Palliative care is given to improve the quality of life of patient who has a serious disease। आपने आप बोल दो जी, जिसको जो उसके लाइफ सेवर है, मतलब क्या कह रहे हैं जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, हु हैज मतलब जिसको सीरियस डिजीज है, जो सीरियस बीमारी है, उसकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या एग्जामिनेशन में कवर है या नहीं है? सर बिल्कुल कवर है। क्या एग्जामिनेशन में कवर है या नहीं है? 100% कवर है, हेल्थ केयर सर्विस में कवर है जी, ये एग्जामिनेशन में आ गया जी, मतलब ये यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक, हाँ जी, कोड ब्लड बैंक जो है, याद करो ये भी हेल्थ केयर सर्विस में एग्जामिनेशन में जाता है, तो ये भी एग्जामिनेशन में जाएगा, इस पे मिल लगेगा। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, अभी मैंने आपको बोला हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस जो होती है एग्जामिनेशन में या टैक्सेबल,
सर यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं कहा तो कॉस्मेटिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, हेयर ट्रांसपेरेंट हो गया, ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगा, तो ये हो गया टैक्सेबल। एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट, हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस है, अभी चेक किया एग्जामिशन में कवर है, इस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जी नेचुरोपैथी, हाँ जी, नेचुरोपैथी अभी मैंने बोला ना, होम्योपैथिक हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, एलोपैथिक हो गया, ये किस में कवर है, रिकॉग्नाइज में कवर है, इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद देखो फिर अगला कह रहे हैं जी, प्लास्टिक सर्जरी टू रीस्टोर, ध्यान से, प्लास्टिक सर्जरी टू रीस्टोर, ठीक है, एनाटोमी ऑफ ए चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, और एनाटोमी मींस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो ये पर्सन है, देखो जी, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है टू रीस्टोर एनाटोमी ऑफ ए चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एन इल एक्सीडेंट, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया जी, उसके चक्कर में उसको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ रही है, उसके शरीर डिफेक्टेड हो गया, उसके चक्कर में प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ रही है, तो क्या ये प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस एग्जामिशन में कवर होगी नहीं होगी? अपने आप बोल दो, एग्जामिशन में कवर होगी या नहीं होगी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यस या नो। इसके कहां गया, इसके अंदर आके बताओ जी, इसके अंदर आके बताओ, क्या ये प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस मैं यहां पे कवर करूं, मैं यहां पे कवर करूं या एक्सेप्ट में कवर करूं? एक बार एक्सेप्ट वाला पॉइंट पढ़ लेना, अगर वो एक्सेप्ट में कवर हो जाती है फिर तो एग्जामिशन में आ जाएगी। एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू restore or to reconstruct anatomy or function of body affected due to congenital defect, developmental abnormalities, injury और trauma। तो ये मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या ये सर्विस एग्जामिशन में कवर हो जाएगी या नहीं जाएगी? 100% कवर हो जाएगी। कहां पे क्या क्वेश्चन, ये वाली सर्विस जो है, वैसे प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं है बट ये वाली कवर हो जाएगी, तो इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जी रिकी हीलिंग ट्रीटमेंट, देखो सच ट्रीटमेंट इज ए नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम में है ही नहीं, मतलब एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी उसके अंदर कवर ही नहीं है, तो भैया ये हो गया टैक्सेबल। और मौचरी की सर्विस तो वैसे ही बाहर है, मौचरी की सर्विस तो वैसे ही बाहर है, मौचरी मींस फ्यूनरल, बोरियल, क्रीमेटोरियम, मौचरी याद आ रहा है, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में कवर होती है जी, तो उस पर तो वैसे ही जीएसटी नहीं है, तो किस पे लगेगा? एक तो लगेगा आपका 100 पे, एक बार चेक करो जी, एक आपका लगेगा 100 पे और एक आपका लगेगा 120 पे, तो 220 पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा बस। तो एक बार देखो इसकी अब प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ जे नर्सिंग होम, वही टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन है, जहां जहां एग्जाम्प्ट है वहां वहां नील नील लिखते गए, जहां टैक्सेबल है हेयर ट्रांसप्लांट टैक्सेबल है, एम्बुलेंस सर्विस नील है, नेचुरोथेरेपी नेचुरोपैथी नील है, प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे भी नील है, उसके बाद रेक्की हीलिंग ट्रीटमेंट ये हो गया टैक्सेबल, मौचरी सर्विस नील है, तो 220 और जीएसटी का रेट 9 और 9% है, तो 19.80 और 19.80, ये आपकी जी जीएसटी लाइबिलिटी निकल के आ गई जी, ये आपकी जीएसटी लाइबिलिटी निकल के आ गई। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो बताओ जी। और ये हमारी एंट्री नंबर 74 है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा जी। मैं फिगर भी चेंज नहीं कह रहा सर, मैं फिगर भी चेंज नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है आपके इंस्टीट्यूट पे, मतलब आईसीएसआई पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो जब भी क्वेश्चन डालेगा अपने प्रैक्टिस मैनुअल में से, वो फिगर भी चेंज नहीं करेंगे नॉर्मल, और अगर चेंज कर भी देंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, क्वेश्चन हमने पहले से कर रखा होगा। अब सोच के बोला, अगर यही क्वेश्चन बिना पढ़े हम एग्जाम में सोल्व करते और अब पढ़ने के बाद सोल्व करेंगे, दोनों के अंदर फर्क पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे हो, किस पॉइंट में दिक्कत आ रही है? ये वाला प्लास्टिक सर्जरी वाला। सर मैं दोबारा बोल दूं, एक बार दोबारा सुन लो, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, ये तीनों एग्जम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है, बट गवर्नमेंट करिए एक्सेप्ट, अगर इस केस में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है या कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है या हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस हो रही है, उस केस में एग्जामिशन में कवर हो जाएगी, नहीं तो नहीं कवर होगी। अब जो ये केस इन्होंने यहाँ पे दिया है, अगर आप एंट्री नंबर 74 ध्यान से देखोगे, ये एक्सेप्शन में कवर हो रहा है, और अगर वो एक्सेप्शन में कवर है तो मतलब एग्जामिशन में कवर हो गया ना, तो अगर एग्जामिशन में ही कवर हो गया तो उस पर जीएसटी कैसे लगेगा? ठीक है, इसलिए यहां से आपका जीएसटी क्या हो गया जी, आपका बाहर निकल गया। और ये कोड ब्लड बैंक जो है, आपको लग रहा होगा सर ये कहां पे है, आपको मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं, कोड ब्लड बैंक की सर्विस आपकी आने वाली एक एंट्री होगी,
कोड ब्लड बैंक आपकी एग्जामिशन में कवर है, आपकी ना एग्जामिशन में कवर है। एक मिनट रुको, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ही होगी कहीं पे कोड ब्लड बैंक की सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस में ही है। एक बार देखना कहीं दिख रही है आपको। ये देखो, ये रहा एंट्री नंबर 73। ये जो एंट्री नंबर 73 है ना, ये देखो जी एंट्री नंबर 73 जो है, जो कोड ब्लड बैंक है उसमें सर्विस, ये रहा देखो जी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एंट्री नंबर 73। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि आपके एग्जामिशन में कवर है, तो कोड ब्लड बैंक जो है वो 74 में कवर नहीं है, वो 73 में कवर है। ठीक है, तो आपका ये भी एग्जामिशन में कवर हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पैकअप कर दूं, पक्का पक्का, लो जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखना जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे हैं इज इट नेसेसरी फॉर द फॉरेन एम्बेसी टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। आपने बोल देना जी, क्या एम्बेसी के लिए नेसेसरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या एम्बेसी के लिए, हनी सोच समझ के बोलना, क्या एम्बेसी के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना नेसेसरी है या नहीं है। याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो सप्लाई का चैप्टर जी, अगर आपको थोड़ा बहुत सप्लाई का चैप्टर ध्यान आ रहा हो, वहां पर मैंने कहा था री हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेस पे जीएसटी पे करते हैं, ओआईडीआर की सर्विस अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल की सर्विस होती है। और जो भी एम्बेसी होती है, जो भी एम्बेसी होती है, फॉर एग्जांपल आज इंडिया में हर कंट्री की एम्बेसी है, तो आप सोच के देखना, क्या एम्बेसी को हमें सारे के सारे कंप्लाइंस फुलफिल करवाने होंगे। अगर सारे कंप्लाइंस फुलफिल करवाने लग जाएं तो एम्बेसी क्या बोलेगी, भैया क्या। और हम नहीं चाहते एम्बेसी को परेशान करना, हम नहीं चाहते एम्बेसी को परेशान करना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको जीएसटी में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेस पे भी जीएसटी पे कर सकते हो। और ये यूआई नंबर क्या होता है, एक नंबर आपको दे दिया जाएगा जी, उसके बेस पे ही आपको जीएसटी पे करना होगा। आपके ऊपर स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जीएसटी आरईजी 06 जो है वो एक सर्टिफिकेट फॉर्म होगा, उसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जी। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा जी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी जीएसटी आरईजी 13 के अंदर, और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो मिलेगा जीएसटी आरईजी 06 विद इन 3 डेज वर्किंग डेज जो होगा आपको एप्लीकेशन सबमिशन के, आपको ये मिल जाएगा जी। तो बस सिंपल सी बात ये ध्यान देना कि जो नॉर्मल है, जैसे जीएसटी आरईजी 01 फाइल करना पड़ता है ना, नॉर्मल वाले केस में जीएसटी आरईजी 01 फाइल करना पड़ता है, यहाँ पे 1 फाइल नहीं करना, यहाँ पे 13 फाइल करना है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और एग्जाम में चांसेस 50-50 है, क्वेश्चन बन भी सकता है नहीं भी। बस ये पर ध्यान देना कि इस केस में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है, इस केस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, जितनी भी यूएन बॉडीज होंगी उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, उसके बेस पे ही काम होगा। तो देखो जी यहाँ पे एक बार 2-3 लाइनें पढ़ लो स्टार्टिंग की। ऑल द यूएन बॉडीज, कॉन्सुलेट और एम्बेसी और फॉरेन कंट्रीज of foreign countries, any other class of person so notified would be required to obtain unique identification number from the GST portal. This unique identification number will be needed for claiming refund of taxes paid by them on the notified supply of goods or service or both received by them. उसके बाद फिर वो ये बात कहना चाह रहे हैं, देखो जी, may submit an application electronically in form GST REC 13 duly signed and verified through electronic verification code in the manner specified in the rule 8. The proper officer upon submission of application GST REC 13 on or after filing up the said form, after receiving recommendation from the Ministry of External Affairs, Government of India, assign a unique identification number to the said person and issue a certificate in form GST REC 06. तो मतलब क्या करेंगे जी, वो एम्बेसी वालों से आरईजी 13 के अंदर एप्लीकेशन ले लेंगे,
और फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर है उनकी रिकमेंडेशन के बाद उन्हें यूआई नंबर इशू कर देंगे और सर्टिफिकेट अलॉट कर देंगे जीएसटी REC 06 के अंदर। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं जी। अब एक बार आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है ये भी अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जी, बट मैंने क्या बोला जी, हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। चाहे मैं पूरे पूरे ना आपको लाइन वाइज लाइन रीड नहीं करवा रहा, बट मैं बता दूंगा इसका आंसर क्या है, वो एक बार आप खुद भी पढ़ सकते हो। आंसर वही लिखा होगा जो मैं बातें आपको समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, what will be the value of supply of goods or service or both between distinct or related person other than through an agent। याद करो जी, वैल्यूएशन के चैप्टर में मैंने कहा था, कल भी कहा था कि सेक्शन 15 जो है वो वैल्यूएशन का है। 15(1) में 15(2) ऐड करोगे, 15(3) माइनस करोगे, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर वैल्यू 15(1) में कैलकुलेट नहीं होगी तो 15(4) कहता है कि चंपा चंपा करते हुए हम वैल्यूएशन रूल्स के पास जाएंगे। रूल नंबर 27 से लेके 31 तक आपके जो भी रूल्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, उसके बेस पे वैल्यू निकालनी है। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, रूल नंबर 27 कब लगता है, अगर कंसीडरेशन सारा मनी फॉर्म में नहीं होगा उस केस में रूल नंबर 27 लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रही है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है उस केस में रूल नंबर 28 लगेगा। 29 कब लगेगा, प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल वाले केस में। उसने क्या पूछा है, किसके बारे में पूछ रहा है, एजेंट के बारे में या अदर देन एजेंट के बारे में, अदर देन एजेंट के बारे में। मतलब वो अदर देन एजेंट की बात कर रहा है सर, वो ये बात नहीं कर रहा एजेंट वाले केस में क्या, वो कह रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन वाले केस में आप वैल्यू कैसे निकालते हो, रूल नंबर 28 की बात कर रहा है। मेरे सवालों का जवाब दो। सामने बच्चे बैठे हैं, क्या नाम है आपका, कोमल हो गया, हर्षित हो गया, पूनम हो गया, प्रिया हो गया, रिया हो गया, साक्षी हो गया जी, यतिन हो गया जी, उसके बाद क्या नाम है, अपूर्व हो गया, क्या नाम है, और इतने बच्चे क्यूट क्यूट से, मैं नाम भूल गया, कई बच्चों के नाम मैं याद करके आया था, इतने क्यूट क्यूट से बच्चे बैठे हैं। बताओ आंसर दे दो फटाफट से। अगर मैं रूल नंबर 28 की बात करूंगा तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो फिर सिमिलर सप्लाई जो की होगी, मतलब लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सिमिलर सप्लाई जो की होगी उसकी वैल्यू। और अगर वो भी नहीं पता फिर रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ। रूल नंबर 30 में क्या लिखा था कि जो भी तुम्हारी कॉस्ट होगी उसका 110% तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे। रूल नंबर 31 ये बात कहता है कि भैया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब अगर तुम्हारी वैल्यू तुमसे नहीं हो रही फिर डिपार्टमेंट तुम्हारी वैल्यू निकालेगा, जो भी डिपार्टमेंट को सही लगेगा उसके बेस पे डिपार्टमेंट तुम्हारी वैल्यू निकाल देगा। बस ये बात ध्यान देना। तो भैया सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो आपकी वैल्यू कैलकुलेशन होगी वो रूल नंबर 28 के बेस पे इस तरह से कैलकुलेट होगी। एक बार देख लो जी, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, फिर वो देखो सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो नहीं पता 30 और 31, फिर 30 कहता है जो तुम्हारी कॉस्ट है उसका 110% निकाल लो जी, देखो 110% निकाल लो। और अगर वो नहीं पता 31 के पास जाओ, फिर अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉलो कर लो जी। ठीक है, तो ये आपका है जी रूल नंबर 28, बिल्कुल बेसिक रूल था, एग्जाम में आने के चांसेस 50 से भी कम है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस 50% से भी कम हैं, चांसेस बहुत ही कम है इस क्वेश्चन के। तो उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है। देखो जी क्या है, ये भी अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर बना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट को सेम ही समझते हैं। ऐसा पता है सेम क्यों समझते हैं, याद करो, क्योंकि दोनों के रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। अब जब दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है तो बच्चों को क्या लगता है दोनों सेम ही होंगे, गवर्नमेंट कहती नहीं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों के अंदर फर्क है। और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, इन दोनों के अंदर फर्क बताओ। एक बार आप चेक करना चाहिए, कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आर सेपरेटली डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट इन सेक्शन नंबर 220 और 277 रिस्पेक्टिवली, सम ऑफ द डिफरेंस आर आउटलाइन बिलो। मतलब 220 में कौन है जी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, 277 में कौन है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अब देखो जी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं, ओकेजनल अंडरटेकन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन ए स्टेट और यूटी वेयर एज ही नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। क्या कह रहे हैं जी, इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब देख रहा एनआर में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्वॉल्विंग सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ बट हैज ए नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस
रेजिडेंस इन इंडिया, मतलब यहां पे चेक करना, यहां पे है नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और यहां पे है नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस रेजिडेंस इन इंडिया, मतलब रेजिडेंस इंडिया की बात कर रहे हैं। क्यों, रीजन बोलो सर क्यों, क्योंकि यहां पे कौन है जी, नॉन रेजिडेंट है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा देखो जी, हैज ए परमानेंट अकाउंट नंबर, हैज ए परमानेंट अकाउंट नंबर, इनके पास पेन होता है बट इनके पास पेन नहीं होता जी, इनके पास पेन नहीं होता। देखो, डू नॉट हैव ए पेन नंबर, ए नॉन रेजिडेंट पर्सन इफ हैविंग पेन नंबर मे टेक रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एनआर के पास पेन नहीं होता और अगर पेन है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह ले सकता है, एनआर की लेने की बजाय। अब बच्चा कहता है सर भाई जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उनकी जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है वो किस में जाती है, वो सेम जीएसटी आरईसी 01 के अंदर जाती है। मतलब अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करूंगा ना, उनकी एप्लीकेशन जो है वो सेम जाएगी, जीएसटी आरईसी 01 के अंदर जाएगी। बट जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होंगे उनकी एप्लीकेशन जो है वो आरईसी 9 के अंदर जाती है। फर्क आ गया, फर्क आ गया। अब देखो, जो बच्चे एक ही समर के चलते थे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया वो डिफरेंस क्या लिख पाएंगे। तो सर ये ना क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन ना थ्योरी बेस वाले क्वेश्चन आप में से बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, और जब एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चा कहता है यार पेपर पता नहीं कहां से बन गया, ये तो क्वेश्चन हमें याद ही नहीं आ रहे, हाथ हमारा रुक गया, पॉइंट एक से ऊपर लिखा ही नहीं जा रहा, क्यों, आपने घर से सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, इस बार प्रैक्टिस मैनुअल को लाइटली मत लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट के दिमाग में प्रैक्टिस मैनुअल जरूर चल रहा होगा जी। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे आप देखो अभी भी कितने बच्चे आ रहे हैं, मेरे ख्याल 70-80 बच्चे बैठे होंगे। अब 70-80 बच्चे तो आ रहे हैं क्या, इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं क्या सर, कम से कम भी 20,000 बच्चा एग्जाम दे रहा होगा प्रोफेशनल का, उसमें आप लोग कर रहे हो, चलो बाकी लोग खुद अगर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे उनको पता होगा वो देख रहे होंगे, बाकी बच्चे तो ऐसे एग्जाम के अंदर बैठ जाएंगे 10-10 ऑथर की बुक्स कर लेंगे, 10-10 ऑथर की बुक कर लेंगे, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल छोड़ देंगे, जब क्वेश्चन वहां से बनेंगे क्वेश्चन फिर भी वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, अगर जो इंस्टीट्यूट ने दिया उसकी रिस्पेक्ट करो। हाँ, ये करने के बाद फिर एडिशनल क्वेश्चन कर लो कोई नहीं, बट ये तो करो ना पहले। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे पेन है, यहाँ पेन नहीं है, उसके बाद जी सेम एप्लीकेशन आरईसी 1 के अंदर, यहाँ पे आरईसी 9 के अंदर, उसके बाद जी ही हैज टू अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस टेस्ट एब्सेंट इन द डेफिनेशन, मतलब बिजनेस टेस्ट एब्सेंट है डेफिनेशन के अंदर, मतलब ऐसा बिजनेस के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ इस डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद इसकी रिटर्न नॉर्मल है जी, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 3 भी जॉब जारी है, बट जो एनआर है उसकी रिटर्न याद करो जी। रिटर्न वाले चैप्टर में एनआर वाले केस में रिटर्न क्या रहती है, जीएसटीआर 5, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। एनआर वाले केस में रिटर्न क्या जी, जीएसटीआर 5 है, देखो यहाँ पे जीएसटीआर 5 आ गया। उसके बाद ये आईटीसी अवेल कर सकते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपनी इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी अवेल कर सकते हैं, बट याद करो 17.5 में, नहीं यार ये बात समझ में, 17.5 जो ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी वाला उसमें साफ साफ लिखा है कि एनआर आईटीसी नहीं ले सकता एक केस को छोड़ के, और वो केस कौन सा है जी, जल्दी बोलो वो केस कौन सा है, अगर वो गुड्स और सर्विस इंपोर्ट करेगा उस केस में वो आईटीसी ले पाएगा और किसी केस में नहीं ले पाएगा। देख लो जी क्या लिखा है, कैन गेट आईटीसी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, वही बात लिखी है जी। अब देखो जी 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, अब ये 6 डिफरेंस अगर लिखोगे 5 नंबर में क्वेश्चन बन गया तो क्या 5 नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे में से पूरे 5 नंबर मिलेंगे जी। और बताओ फ्री के नंबर है जी, ना तो कोई कैलकुलेटर उठाना है ना कुछ करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, प्रोविजन अपने दिमाग में रखनी है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवीजन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ओमिशन एज पर सीजीएसटी। पहले एक बात बताओ जी, प्रोसीजर बताओ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई किस में जाती है, आउटवर्ड सप्लाई किस में जाती है, जीएसटीआर 1, और जीएसटीआर 1 फाइल करने की डेट क्या होती है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गलत दी हुई है आपके, यहाँ पे उन्होंने बोला 10th, अब ये चेंज हो चुकी है, अब ये 10 तारीख चेंज हो चुकी है, अब 11 तारीख हो चुकी है जी। 11 तारीख को जीएसटीआर 1, 15 तारीख जीएसटीआर 2 जो प्रैक्टिकली भी जा नहीं रही, और 20 तारीख जो है वो जीएसटीआर 3 है, जीएसटीआर 3B। तो अगर मैं जीएसटीआर 1 की बात करूंगा वगैरह प्रोसीजर क्या है जी, तो भैया जीएसटीआर 1 सबको फाइल करनी पड़ती है, कुछ लोगों को छोड़कर, किसको छोड़कर, जो सेक्शन 10 वाले उनको छोड़ के, टीडीएस वालों को छोड़ के, 51 52 वालों को छोड़ के, नॉन रेजिडेंट पर्सन को छोड़ के, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उनको छोड़ के, बाकी सब लोग जो होंगे वो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे और अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करेंगे। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, अब जीएसटीआर 1 फाइल करने में कोई गलती हो गई,
जीएसटीआर 1 फाइल करने में कोई गलती हो गई, याद करो मैंने कहा था इनकम टैक्स में रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न में अगर कोई गलती हो जाती है, सेक्शन नंबर 139(5) रिवीजन का है, बट जीएसटी में रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, अगली रिटर्न में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। सर जीएसटी में उस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, अगली रिटर्न में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। देखो जी यहाँ पे पहली बात तो कंटेंट में क्या जाएगा, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई विल इंक्लूड इनवॉइस हो गया इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, गुड सर्विस रिटर्न, एक्सपोर्ट, सप्लीमेंट्री इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब कुछ हो गया। फिर नो रिवीजन बट रेक्टिफिकेशन अलाउड इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न्स, मतलब रिवीजन पॉसिबल नहीं है बट रेक्टिफिकेशन अलाउड है अगली रिटर्न में। वंस रिटर्न इज फाइल्ड अपलोडेड इट कैन नॉट बी रिवाइज, जो कि इनकम टैक्स में रिवाइज हो सकती है बट जीएसटी में कैन नॉट बी रिवाइज। द मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न और मे any correction of error omission has been done any away with, the rectification of error omission is allowed in the subsequent returns. However, no rectification is allowed after furnishing the return for the month of September following the end of financial year to which such detail pertain or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अगर आपसे रिटर्न में कोई गलती हो गई, आप उसको अगली आने वाली रिटर्न में रेक्टिफाई कर सकते हो, बट रेक्टिफिकेशन की भी एक लिमिट होती है, अगले साल के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट। याद करो सर, आईटीसी क्लेम करने की जो टाइम लिमिट होती है ना, जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है कि मैक्सिमम 20 अक्टूबर तक आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, सेम टाइम लिमिट यहां पर भी है। मतलब अगर रिटर्न को रेक्टिफाई करना है तो अगले साल की 20 अक्टूबर तक रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। लो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल एसएससी, व्हाट आर द रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय मी। बताओ, 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा जी। कह रहे मैं एनआर हूं जी, कंसल्ट करो जल्दी सर। हेलो अंकल, इधर देखो ध्यान से, नालायक, मुझे लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है बच्चा, हद हो गई। इधर देखो ध्यान से, वो कह रहा है मैं एनआर हूं। हाँ जी राहुल, आंसर दो ना। वो कह रहा है मैं एनआर हूं, कह रहा कौन सी रिटर्न फाइल करूं, कोई भी नहीं, कोई भी रिटर्न फाइल ना करूं, या जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 5 अभी तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं सर, अभी तो हम पढ़ के आए हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआर में फर्क क्या है। तो एनआर वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि आप रिटर्न फाइल करते हो जीएसटीआर 5, देखो वही लिखा है, और फाइल कब करते हो, अगले महीने की 20 तारीख। देखो जी, अगले महीने की 20 तारीख और विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, ये रिटर्न फाइल करने की आपकी डेट होती है। उसके बाद देखो जी, who are required to file annual return under CGST also explain the time limit of filing of such return. Is there any requirement of furnishing of audited annual accounts? Yes, answer is no जी। लो जी, आज की क्लास का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात मुझे बोल देना, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कौन फाइल करता है जी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी, उसके कुछ लोगों को छोड़ के, बट ध्यान रखना चाहिए अगले साल के 31 दिसंबर की हमारी ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 9, और अगर वो कॉम्पोजिट वाला है तो जीएसटीआर 9A है। ये बात क्लियर हो गई, ये तो हमारी होगी ड्यू डेट। वो कहना चाह रहे हैं इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स। यस, जीएसटी में ऑडिट करवाना कब जरूरी होती है, अगर टर्नओवर वैसे आपकी 2 करोड़ से ऊपर होती है, बट मैंने कहा था फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 इनमें टर्नओवर की लिमिट अब आपकी 5 करोड़ हो चुकी है, जो आपके यहाँ पे दी नहीं हुई, यहाँ पे आपकी दी नहीं हुई, वैसे लिमिट अब चेंज हो चुकी है सर, 2 सालों के लिए लिमिट आपकी 5 करोड़ है, जो मैंने अमेंडमेंट क्लास में डाली थी। और ये ऑडिट कौन करता है, सीए और सीएमए ऑडिट करते हैं जी। ऑडिट करने वाला कौन होगा, सीए और सीएमए ऑडिट करने वाले होंगे। एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होगी, 31 दिसंबर होगी, ये बात क्लियर, 31 दिसंबर होगी। और कौन फाइल करेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ये बात ध्यान देना। तो देखो जी यहाँ पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी हो गया, टीडीएस टीसीएस वाले हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, एनआर हो गया, उनको फाइल करनी है जीएसटीआर 9, और कॉम्पोजिट वालों को फाइल करनी है जीएसटीआर 9A में। डेट हमारी कह रही है 31 दिसंबर, इस साल के अगले साल में 31 दिसंबर होती है, और 2 करोड़ से ऊपर ऑडिट करवाना जरूरी है सीए और सीएमए में, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C के अंदर जाएगी। बट मैं दोबारा बोल दूं जी, अगर आपकी टर्नओवर 17-18 और 18-19 की है, उस केस में लिमिट आपकी 5 करोड़ रुपए की एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान देना चाहिए।
और ये अमेंडमेंट क्लास में आपने पढ़ा होगा जी, आपने क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा, अमेंडमेंट क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा। ठीक है, लो जी, अब जाके हमारा ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया जी, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक बार ये आपने, ये हमारा है ई वे बिल का जी, ये भी बिल्कुल आसान ही है वैसे तो, ई वे बिल की वैलिडिटी बतानी है जी। ठीक है, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 10 हो गया, 11, एक बार देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद जी 15, बस। लो जी, मतलब कल हम फिर करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 क्वेश्चन कल कंप्लीट हो जाएंगे, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होके फिर हमारा चैप्टर नंबर 5 बचेगा, जो डिमांड एंड रिकवरी, एडवांस रूलिंग, अपील रिवीजन, ऑडिट हो गया, स्क्रूटनी हो गया, असेसमेंट हो गया, ये हमारा सारा स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा जो हम धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप इसकी एक बार दोबारा से रिवीजन कर लोगे ना सर, जीएसटी में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा आपका। सही बता रहा हूं सर, बाकी ऑथर्स की जगह जगह घूमने की बजाय अगर इसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को अगर 2 बार सही ढंग से रिवीजन कर लोगे ना, आप जीएसटी के अंदर मार नहीं खा सकते। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो बिल्कुल गिरे हुए दिए सर, कई क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है जी। ठीक है जी, तो एक बार आपने जरूर पढ़ के आना है जी। ठीक है, जो 3-4 क्वेश्चन बैलेंस बचे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, और मैं रिवीजन क्लास का शेड्यूल जो है बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा कि कैसे हमारी रिवीजन क्लास होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आपके पास हैं, उस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, ये नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय जी।